कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है किन जिंगियन। वो हाथ में कटोरा लेकर सोच रहा होता है कि अरे यार, फिर से वही कास्ट्रा जैसा खाना, मुझसे तो खाया भी नहीं जाता। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सीनियर ब्रदर, जिसका नाम है गदर हु, वो एमसी को बोलता है, मैंने चिकन कत्ते समय आपके लिए एक चिकन की इस तरह की बड़ी सब्जी छोड़ दिया है, जल्दी से खा लो। एमसी कहता है, तुम इंसानों की भाषा ही बोल रहे हो ना। ये बोलकर खाना खाने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि 3 साल हो गए हैं मैं इस दुनिया में आए हुए। इन 3 साल मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। यहाँ तक जब मैं पृथ्वी में था तब भी मेरा हाल इतना बुरा नहीं था। दूसरे लोग जो ट्रांसमाइग्रेटेड होते हैं उन उन लोगों के पास सिस्टम होता है, लेकिन मेरे पास आलू के छिलके के अलावा और कुछ नहीं है। 3 साल हो गए, क्या कभी मेरे पास भी सिस्टम होगा? यहाँ तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। शायद तब मैं फिर से ट्रांसमाइग्रेट हो के किसी बेहतर परिवार में पैदा हो सकता हूँ। हमारा एमसी यही सब सोच रहा होता है, तभी देखता है उसका सीनियर ब्रदर खाना ख़त्म कर लिया होता है और वो एमसी बोलता है, आप इतनी जल्दी कैसे खा लिए? गदर हु बोलता है, ब्रदर किन, मैंने अपने एल्डर से सुना है कि मुर्गे का सिर जहरीला होता है। चलो, आपके लिए मेरे पास एक मजबूत शरीर है, मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एमसी भी सोचता है कि चिकन की सिर जहरीला होने का कारण यह है कि उनमें हेवी मेटल होती है, लेकिन इस दुनिया में कोई हेवी इंडस्ट्री नहीं है, तो जहर कहाँ से आएगा? तभी अचानक से सिस्टम प्रकट हो जाता है और सिस्टम में लिखा होता है कि युवाओं की साहसिक भावना अमूल्य है। क्या आप मुर्गे का सिर दान करने और उससे जहर परीक्षण करने के उसके कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार है? ये देखकर हमारा एमसी कहता है, सीनियर ब्रदर हो, क्या आपको सच में जहर से डर नहीं लगता? सीनियर ब्रदर भी हंसते हुए कहता है, मैं खुशी से ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। वैसे भी जहर से डरने की क्या बात है, भूखा रहना सबसे डरावना होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन होता है, मिशन पूरा हुआ। आपने उदारतापूर्वक उस युवक को मानवीय शरीर में छुपी जहर का अनुभव करने दिया। आपको एक पॉइंट रिवार्ड के तौर पर मिलता है। तभी सिस्टम प्रोफाइल ओपन होता है और उसमें लिखा होता है, यूजर किन जिंग यांग, आखिरकार मैंने पूरा कर लिया। उतने वर्षों की कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। आपके उपहारों के लिए शुक्रिया भगवान। 3 साल हो गए हैं, पूरे 3 साल। मेरा सिस्टम आखिरकार आ ही गया। ये इनाम मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। ये सोचकर हमारा एमसी का हाथ से कटोरा गिर जाता है। तभी गदर हूँ बोलता है, भाई रो मत, मैं तुम्हें फिर कम मांस जरूर खिलाऊंगा। और अपने मन में सोचता है, भाई का जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा होगा, इसलिए वो अभी इतना रो रहा है। मैं अपने भाई को निराश नहीं कर सकता और परेशान नहीं कर सकता। ब्रदर हो यही सोच रहा होता है कि तभी अचानक से हमारा एमसी दौड़कर कहने लगता है, ब्रदर मैं अब काम पे जा रहा हूँ, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद जो शाम हो चुका है, हमारा एमसी सिस्टम से कहता है, मेरा 1 पॉइंट फिजिकल फाउंडेशन स्टेट में लगा दो। अब हमें सिस्टम प्रोफाइल लिखाया जाता है। नाम किन जिंगियाओ, आइडेंटिटी सर्वेंट ऑफ हेलेन माउंटेन विला, फिजिकल फाउंडेशन रोटेन मत फिजिक, नेक्स्ट स्टेज डिकेट वुड फिजिक। आपका फिजिकल फाउंडेशन स्टेज पे लगा दिया गया है। आपकी करंट लेवल द रोटेन मत फिजिक है। वाओ, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा जो बॉडी में दर्द था वो भी गायब हो गया है। मेरे सोचने की शक्ति भी पहले से अच्छा हो गया है। आप सीन सेंस होता है। थोड़ी देर बाद हमारा एमसी खुशी के धीर में लेटकर सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इस उस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज शारीरिक बनावट है। एक अच्छी शारीरिक बनावट के साथ किसी की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और समझ सभी में सुधार किया जा सकता है। ये सब कवर हु की बदौलत है कि मैं ये उपलब्धि हासिल करने के सक्षम था। तभी पीछे 2 बंदे आ चुके थे। उन दोनों को देखकर हमारा एमसी बोलता है, भाई क्या आप जानते हैं कि गावेर हु कहाँ गया? उन दोनों में से काले बालों वाले बंदे बोलते हैं, क्या तुम्हें भी नहीं पता? हॉल मास्टर ने गावेर हु को फेंग योंगिंग के सहायक शिष्य के रूप में सुना है। हमारा एमसी बोलता है, एक सहायक शिष्य क्या करता है? ये सुनकर उनमें से मोटा वाला बंदा बोलते हैं, क्या आपको ये भी नहीं पता? एक शिष्य साथ में सेवा करता है, औपचारिक शिष्य उन्हें सहायता प्रदान करते हैं।
एक बार जब आप एक अटेंडेंट शिष्य बन जाते हैं तो आपको हमारी तरह गंदा और थकाऊ काम नहीं करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, आप ज़्यादा प्रभावशाली और ताकतवर लोगों से भी संपर्क कर पाएंगे। ये सुनकर हमारा एमसी कहता है, ओह, तो ये एक अध्ययन साथी के समान है ना? हमारा एमसी और वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक बंदे बोल रहा होता है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, डिनर आ गया है। मेरा सोचने का और रिएक्ट करने का पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ तक कि खाना देना भी आसान हो गया है। मैं अपनी फिजिक्स इम्प्रूव करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि खाना लेना भी आसान हो गया है। फिजिक्स सुधर करके मैं बहुत ही खुश हूँ। एमसी बोल रहे होते हैं, सब लोग आ जाओ, उधर आ जाओ। मुझे मुर्गे के सिर पसंद नहीं है, इसलिए तुम लोगों को दे रहा हूँ। तभी पीछे से एक बंदे बोल रहे होते हैं, क्या ये कीनिया सचमुच में बेवकूफ हो गया है? कुछ समय पहले ये भूखा था, लेकिन अब ये अपना खाना दूसरों को बांट रहा है। ये वो अपने मन में सोच रहा होता है। और रचित वाले बंदे हमारे एमसी को बोलता है, कीनिया, क्या तुम बेवकूफ हो? कदर हूँ उन दिनों तुम्हें धोखा दे रहा था। उन चीरों में कोई जहर नहीं है। भाई किन, आप वाकई बहुत ही अच्छे इंसान है। आपको मुझ जैसे बुरे पर भी दया आती है। हमारा एमसी मन में सोचता है, अरे गधो, तुम्हें क्या पता, मुझे इसके बदले 1 पॉइंट मिलेगा। सिस्टम का भी नोटिफिकेशन आता है कि आप भूख से मर रहे थे, लेकिन आपने उदारता और निस्वार्थ भाव से दूसरों को खाना खिलाया, इसलिए आपको 1 पॉइंट मिलता है। सलाह में 20 से भी ज्यादा सीएन के मुंडी पात दिया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ 1 पॉइंट मिला। ये सोचकर बहुत ही दुखी हो रहा होता है। तभी तभी गदर हो उसको बोलते हैं, ब्रदर किन, इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक चिकन लाया हूँ। पीछे से कुछ लोग गदर को बधाई देता है। बधाई हो भाई, भाई का भविष्य असीम संभावनाओं से भरा है। बदर हो हमारा मेन कैरेक्टर को बोलता है, भाई तुमने सारे मुर्गे के सिर क्यों दे दी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उनमें जहर था? खैर, अगर तुम्हें उसे ना भी खाओ तो भी कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी साइड में रहे बंदे बोलते हैं, भाई हमें भी देखने दो। बड़ा रूम मन में सोचता है, ये साले कमीने लोग मुझे बेवकूफ कहकर परेशान करते थे, लेकिन अब वो सब बेशर्मी से मेरी चापलूसी कर रहे हैं। भाई किन, आपके लिए एक चिकन लेग है। सीनियर ब्रदर हो, आप सचमुच में बहुत ही ज्यादा लकी है कि आपको अटेंडेंट डिसेबल बनने का मौका मिला। नौकर बनने से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जब आप फॉर्मल डिसेबल बन जाओगे तब तो तुम हर दिन ऐसे ही चिकन खा सकते हो। सच कहूँ तो ये इनर डिसेबल के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। गद्दार हु बोलता है, अच्छे से कल्टीवेशन नहीं करोगे तो तुम होल मास्टर की पिटाई खाना पड़ेगा। खिड़की की तरफ दिखाकर बोलता है, बड़े भाई फैंक को तो देखो, उनकी हालत बहुत खराब है। उनके पिताजी होल मास्टर है, इसलिए उन्हें दुगनी सजा भुगतनी पड़ती है। कोरे खाने की बात भी इनर डिसेबल को मैनुअल की कॉपी करना पड़ रहा है। देखो, बाहर तो अंधेरा हो चुका है, लेकिन बड़े भाई फैंक के पास अभी भी कॉपी करने के लिए ढेर सारे मैनुअल है। मैनुअल की नकल, ये सुनकर हमारा एमसी को अपने पुराने जिंदगी की याद आ जाता है। वो सोचता है, मैंने भी अपने पिछले जन्म में मैनुअल की कॉपी करने जैसा ही काम किया था। फिर से ऐसे संकट से गुजरना आलू के उतने छिलके की मैं सहूँ जितना मैं छिलना चाहूंगा। इस जीवन में कोई भी मुझे मैनुअल की कॉपी नहीं करवा सकता। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, मैनुअल असीम ज्ञान का क्षेत्र है, क्या आप उनको मदद करने के लिए तैयार हो? सिस्टम की नोटिफिकेशन देखने के बाद एमसी अपने मन में सोचता है, ये मिशन मुझे पूरा करना पड़ेगा। और वो ब्रदर हो को बोलता है, ब्रदर हो, मुझे आपकी जरूरत है। ये सुनकर ब्रदर हो थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, मुझे भी कभी कभी तुम्हारा साथ पढ़ने का मन करता है, इसीलिए मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई बना है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे आपसे अपने सीनियर भाई फेंग से मिलवाने की जरूरत है, ताकि मैं उनकी किताबें कॉपी करने में मदद कर सकूं। यही पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज की एपिसोड की शुरुआत होती है सर्वेंट हॉल से, जहाँ पे हमारे एमसी को पकड़ के रखा हुआ था और सामने वो मोटा वाला बंदा हमारा एमसी को बोल रहा था, इंजीनियर, मैंने सुना है कि तुम लाओलिंग के पास से 200 सिल्वर टेल्स ले ली है और ये बहुत ही बड़ी क्राइम होती है। अगर तुम मान लो कि तुमने चोरी किया है तो तुम्हें सिर्फ पैर तोड़ के सर्वेंट हॉल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर हॉल मास्टर आ गया तो तुम्हारे पास बचने का कोई जरिया ही नहीं होगा। ये सुनकर हमारा एमसी गुस्से से घेरा होता है, मैंने लाओलियांग से पैसे नहीं लिए हैं। 200 तो सरू, मैंने तो एक भी टेल्स नहीं लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने सिल्वर टेल्स लिया है तो आप सबूत दिखाओ। ये सुनकर मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो?
तुम तो सिर्फ एक नौकर हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझ पे फूंकने की। और वो एक एविल हंसी हंसते हुए मन में सोचता है कि इंजीनियर कबर हूँ तो मर चुका है, एक बार तुम्हें मार दूं कबर होके तत्ते तो फिर मैं ही बनूंगा यंग मास्टर फेंग के अटेंडेंट डिसाइपल। तभी आसपास से कुछ लोग बोल रहा होता है, हॉल मास्टर आ गया, हॉल मास्टर आ गया। और हमें हॉल मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है फेंग चंगफू। उसके बाद वो मोटा वाला बंदा हॉल मास्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि किम जिनयांग ने अपने साथी की ही सिल्वर तेज हड़प लिए हैं और उसका हमारे पास सबूत भी है, प्लीज हमें न्याय दिलाइए। ये सुनकर हॉल मास्टर कहता है, बहुत बढ़िया, जल्दी से सबूत लाओ। वो मोटा वाला बंदा फिर से लाओलियांग की ओर दिखाता हुआ बोलता है, होल मास्टर, लाओलियांग के 200 सिल्वर टेल्स पहले से ही सोर किन जिनियांग के पास है। फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि लाओलियांग ने हर एक सिक्के पर अपना एक निशान छोड़ दिया है। मैंने अभी अभी एक बंदे को किन जिनियांग के कमरे पर टेल्स ढूंढने के लिए भेज दिया है। और तभी वो बुढ़ा बोल रहा होता है, होल मास्टर, किन जियांग ने बोला था वो गदरहू और यंग मास्टर फेंग के करीबी है। वो मुझे बोल रहा था अगर उसको मैं 200 सिल्वर टेल्स नहीं दिया तो मुझे माउंटेन से निकाल देगा। ये सुनकर होल मास्टर भी कहता है, आपने शायद किन जिनियांग के इस्तेमाल से मेरे बेटे की सामने गदरहू से अपने अच्छे बात बुलवाना चाहता था। अब तो गदरहू मर चुका है तो आपको उस सिल्वर टेल्स की याद आ रही है ना। अगर किन जिनियांग के पास सिल्वर टेल्स मिला तो ये बात साबित हो जाएगा कि मेरे बेटे का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे मैं मरवा दूंगा। फिर भी रिश्वत लेना क्राइम होता है, इसलिए मुझे इस क्राइम के बारे में बताने के लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा और इसलिए रिवार्ड के तौर पर मैं तुम्हें सर्वेंट हॉल में ही रहने दूंगा। हालांकि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपका जान ले लिया जाएगा। तभी वो बुढ़ा घुटनों पे आके बोल रहा होता है, हेलो हॉल मास्टर। वो कुछ बोलने को तैयार ही था कि तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर, लाओलिंग तुम मेरी निंदा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर बुढ़ा भी बोलता है, ब्रदर किन, आपका विवेक कहा गया था जब आपने मेरे से सोने के छिपके जबरदस्ती लूट लिए थे। माफ करना ब्रदर किन, अब जब गौरव मर चुके हैं तो तुम मेरे लिए बेकार हो। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें धोखा देकर अपने 200 सिल्वर टेल्स वापस ले लूं। ये सुनकर हमारा एमसी सदमे में चली जाती है और उसको याद आ रहा होता है कि उसने माना क्या था, फिर भी वो बुढ़ा पैसे देकर चली गई थी। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है गौरव को जो बिस्तर पर सोया हुआ था और वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था। और यंग मास्टर फेंग ब्रदरहुड को बोल रहा होता है, ओल्ड हु, आप कैसे हो? मैंने सुना है कि आपको खून की उल्टी हुई थी। ये सुनकर गौरव बोलता है, यंग मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मैं पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। ये सुनकर यंग मास्टर फेंग डॉक्टर से पूछता है, इतना खून की उल्टी करने के बाद ओल्ड हु बिल्कुल ठीक कैसे है? वो डॉक्टर भी यंग मास्टर फेंग को बोलता है, उसके शरीर में कोई विष जमा हो गया होगा और उसने गलती से कोई अन्य विष खा लिया होगा, क्योंकि उन दोनों जहरों ने एक दूसरे को निश्चय कर दिया था। इसलिए उसके शरीर में वर्षों से जमा हो रही जहरीला खून भी उल्टी के माध्यम से बाहर निकल गया। ये सुनकर ब्रदरहुड बोलता है, लेकिन मैं हाल ही में किसी भी जहर के संपर्क में नहीं आया हूँ। एकमात्र संभावना यह है कि चिकन हेड ब्रदर किन ने मुझे दिया था, शायद उसमें ही जहर हो सकता है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, मुर्गों के सिर में आमतौर पर ज्यादा जहर नहीं होता, लेकिन यह जहर आपके शरीर में जमे जहर को बेअसर कर देता है। ये सुनकर ब्रदरहुड भी बोलता है, फिर तो मुझे ब्रदर किन ने बचा लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को वहाँ पर सीख आ जाता है। आमतौर पर चाइनीज मानवास में ऐसा होता है कि अगर कोई किसी को याद कर रहा है तो उसको सीख आ जाता है। उसके बाद ब्रदरहुड यंग मास्टर फेंग से बोलता है, यंग मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। एक बुरा नौकर बर्खास्त होने वाला है। किन जिनियांग ने मुझे कहा कि मैं उसकी ओर से उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करने का अनुरोध करी ताकि वो यहाँ रह सको। ये सुनकर यंग मास्टर फेंग भी बोलता है, कोई बात नहीं, मैं जब वापस आऊँगा तब उस पूरे आदमी को नौकरी पर रख लूँगा। वैसे भी किन जियांग हमारा लकी स्टार है, कम से कम हम उस पर ये एहसान तो कर ही सकते हैं। ये सुनकर ब्रदरहुड खुश हो जाता है और बोलता है, बहुत शुक्रिया आपका यंग मास्टर, मैं ये खुशखबरी जल्दी ब्रदर किंग को दे दूंगा। यंग मास्टर फेंग भी बोल रहा होता है, जल्दी क्या है, वैसे भी वो मरने वाला तो नहीं होगा।
थोड़ा सा इंतजार कर लेगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाए जाते हैं उस बंदे को जिसने किन जिनियांग की कमरे की तलाशी लेने गई थी। और वो मोटा बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, किन जिनियांग सबूत सामने है, जब होलमास्टर मुझे आदेश दे देगा तब मैं तुम्हारी तुरंत ही जान ले लूंगा। तभी होलमास्टर बोल रहा होता है, तो बोलो क्या हुआ। वो बंदा बोल रहा होता है, हमने किन जिनियांग की कमरे में बहुत ढूंढा लेकिन हमें एक भी सिक्का नहीं मिला। ये सुनकर वो मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है, ये कैसे हो सकता है किन जिनियांग, तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं, जल्दी से बता दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है, होलमास्टर मुझे भी एक शिकायत करनी है, मुझे रावलिंग और स्टीवर्ट पोंग ने फंसाया है। प्लीज लावलिंग के कमरे की खोज करो, शायद उसके बिस्तर के नीचे सिल्वर टेस्ट हो सकता है। ये सुनकर होलमास्टर भी लावलिंग के कमरे में सिल्वर टेस्ट ढूंढने के लिए भेज देता है। और वो मोटा वाला बंदा कह रहा होता है, साले कमीने तू कौन है जो मैं तुम्हें फंसाऊंगा। वो बुढ़ा भी बोल रहा होता है, किन जिनियांग ऐसे भी हमें पता चल चुका है, फिर भी तुम मानने के लिए क्यों इनकार कर रहे हो। सबसे ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे मारने के बाद मैं सबसे ज्यादा पेपर मनी चला दूंगा। ये सुनकर हमारा एमसी बोल रहा होता है, लावलिंग ऐसा लगता है कि तुम 2 दिनों से स्टीवर्ट लिंग के पैरों के नीचे दबे हो। अब हमें दिखाई जाती है उस दिन की बातें जो हमारा एमसी सोच रहा है। एमसी सोच रहा होता है, मैं गावरू को बाद में पैसा दे दूंगा, ऐसे भी उसके पास भी पैसे की कमी है, इसमें से आधे आधे दोनों बांट लूंगा। तभी सिस्टम से अचानक से नोटिफिकेशन आता है, क्या आप सचमुच में एक बुरे आदमी का खून पसीने की मेहनत की कमाई को ऐसे ही बर्बाद कर दोगे, या तो फिर आप उसको बताए बिना ही सिल्वर टेज वापस कर दोगे। ये सुनकर हमारा एमसी बोल रहा होता है, मैं उसे वापस कर दूंगा, क्योंकि सिस्टम ने कहा है करने का तो करने का। चलो यही सही समय है, मैं उसके बिस्तर के नीचे पैसे छुपा दूंगा। ये बोलकर हमारा एमसी बुढ़े के कमरे में आ जाता है। बुढ़े का कमरा बहुत ही गंदा और बदबूदार था और हमारा एमसी मन में सोचता है, जब मुझे ब्रदर हो मिल जाएगा मैं उसे बता दूंगा। और बुढ़े का नसीब के ऊपर है कि वो उसको काम मिलेगा या नहीं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाई जाती है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे होलमास्टर बोल रहा होता है, सभी सिल्वर टेल्स अच्छे से चेक कर लिए है ना। और वो वंडा भी बोल रहा होता है, हाँ होलमास्टर, ये सभी सिल्वर टेल्स हमें लावलिंग के कमरे में मिला और इन सब में निशान भी है, यही सभी लावलिंग के सिल्वर टेल्स। ये देखकर बुरा लावलिंग अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, उस कमीने के इंजीनियर को वो बात परेशान करने वाली लगी होंगी, इसलिए वो मेरा मदद ना करने का फैसला किया और पैसा लौटा दिया। तो मुझे बता देना चाहिए था ना, इस बार तो मुझे बहुत ही बड़ी धोखा मिला है। तभी पीछे से कोई बोल रहा होता है, ब्रदर तुमने जो मुझे कहा था मैंने वो कर दिया है, और ये कोई और नहीं यंग मास्टर फेंग और गदर हु है। गदर हु को देखकर वो मोटा वाला बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, गदर हु ये पहले नहीं मर गया था क्या। इधर गदर हु भी बोल रहा होता है, यंग मास्टर फेंग ने लावलिंग को अपने आंगन और घर में रहने के लिए अनुमति दे दी है। यंग मास्टर फेंग भी कह रहा होता है, इधर इतने लोग क्यों हैं। और वो दोनों होलमास्टर के सामने आकर ग्रीट करता है। और ये सब देख के वो मोटा वाला बंदा अपने घुटनों पे आके होलमास्टर को बोल रहा होता है, होलमास्टर मुझे नहीं पता था ये बूढ़ा आदमी मुझे शिकायत करने के लिए आया था, मैं तो बस अपना काम कर रहा था और उस तरह से मैंने किन जिनियांग को पकड़ लिया, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं अभी उसे मेन हॉल में ले जाके मार दूंगा। ये सब होता हुआ देखकर होलमास्टर भी कहता है, वहीं पे रुक जाओ। ब्रदर हो भी किन जिनियांग को बोल रहा होता है, ब्रदर ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। एमसी भी बोलता है, अरे भगवान ब्रदर हो आप ठीक हो, मुझे तो लगा था कि आप मर चुके हो। उसके बाद होलमास्टर हमारा एमसी को बोल रहा होता है, किन जिनियांग मैं ये तलवार तुम्हें सौंपता हूँ, तुम लावलिंग के साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, उसको मारना है तो मार सकते हो, सोना है तो सो सकते हो, और तरफा के मारना है तो वो भी कर सकते हो। ये सुनकर हमारा एमसी तलवार ले लेता है और लावलिंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लावलिंग भी हमारे एमसी को बोल रहा होता है, किन जिनियांग प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं लालच में अंधा हो गया था जो मैं ये काम किया, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मार के तुम अपना हाथ गंदा क्यों करना चाहते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी हमारा एमसी को वो सब याद आ जाता है जो उस बुढ़े ने हमारा एमसी के साथ किया था। वो बुढ़ा भी हमारा एमसी को रोते हुए विनती कर रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी
उसका गला काट के मार देता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, मिशन पूरा हुआ, आपने सफलतापूर्वक उस आदमी के बेकार जिंदगी को समाप्त कर दिया है, आपको बदले में 3 पॉइंट मिलता है। उसके बाद हॉलमास्टर हमारा एमसी को जाते जाते बोल रहा होता है, तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो, आज से आप सर्वेंट हॉल के गार्ड होंगे और कल से आप गार्ड स्क्वाड के साथ पेट्रोल कर सकते हो। और ये सुनकर हमारा एमसी भी हॉलमास्टर को शुक्रिया बोलता है। और उसके बाद हॉलमास्टर अपने बेटे फेंग से कहता है, मेरे साथ मेरे कमरे में आ जाओ। और ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ब्रदर हु हमारा एमसी को बोल रहा होता है, ज़्यादा सोचो मत, तुमने तो बस एक कीड़े को मारा है, तुम्हें तो आज एक बड़ी प्रमोशन मिली है, इसके लिए अब हम बाद में भर्ती करेंगे। हमारा एमसी भी अपने ऑन में सोचता है, गार्ड पे उतना बुरा नहीं है, इस बार तो मैं लकी था कि मैं फंस गया, लेकिन अगली बार मैं उतना लकी रहूंगा। या फिर सच्चाई तो ये है कि अब अगर तुम बहुत ही अच्छे हो तो आप मरने के लिए तैयार रहो, आंखों के बदले आंख और दांतों के बदले दांत, यही दुनिया का नियम होता है। और यही पर आज की तार खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत होती है एक कले कौवे से, जो का चिल्ला रहा होता है और पीछे एक कमरे दिखाई जाती है जिसमें से रोशनी आ रहा होता है। और उसी कमरे में यंग मास्टर फेंग बहुत मेहनत से मैनुअल कॉपी कर रहा होता है। और तभी पीछे से कोई बोलता है, यंग मास्टर गावेर हु आपको बुला रहा है। यंग मास्टर फेंग बाहर आके बोलता है, गावेर हु इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ आराम करो, अगर कुछ काम होगा तो तुम्हें मैं बुला लूंगा। यंग मास्टर फेंग हमारा एमसी को देखकर बोलता है, अरे ये सोता लड़का कौन है। ये सुनकर गवर्नर बोलता है, ब्रदर ये मैं, इसका नाम है किंग जिंगया, जब से मैं यहाँ पे नौकर के तौर पर आया हूँ तब से वो मेरा दोस्त है, बहुत थोड़ा बहुत लिख सकता है और आपको मैनुअल कॉपी करने में मदद कर सकता है। ये सुनकर यंग मास्टर फेंग बोलता है, नहीं नहीं, ये तो बस एक नौकर है, ये मैनुअल कैसे कॉपी करेगा। उसके अलावा यदि लिखावट एक जैसी नहीं है और मास्टर को पता चल गया तो मेरे लिए सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, बिग ब्रदर फेंग प्लीज मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए, मैं बस कुछ अक्षर लिखूंगा, किसको बता कि हमारे लिखावट एक जैसी हो। ब्रदर हु भी बोलते हैं, यंग मास्टर इसे एक बार कोशिश करने दीजिए। यंग मास्टर फ्रेंक भी बोलता है, अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा, चलो मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। ये बोलकर हमारा एमसी कॉपी करने के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। आप थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है। हमारा एमसी कॉपी किया हुआ पेपर ब्रदर फेंग को दे देता है। ब्रदर फेंग बोलता है, चलो दे दो, तुमने क्या लिखा है मैं देख लेता हूँ। जो देखते ही ब्रदर फेंग हिल जाता है और हमारा एमसी का भी पसीना आ रहा होता है। लेकिन ब्रदर फेंग तो हमारे एमसी को हक करके बोलता है, ये तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतने टैलेंटेड हो, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही लिखावट है जैसे मैं लिखता हूँ। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि नौकर हल में इतनी टैलेंटेड बंदे होंगे। ये सुनकर हमारा एमसी बहाना बनाते हुए बोलता है, मेरा नाना जी एक पर्सन टेलर थे, मैं सर्वेंट होम में आने से पहले मैं नाना जी को शार्म और सील बनाने में मदद करता था। एमसी भी अपने मन में सोचता है, जब मैं स्कूल में था मैं सभी परीक्षा पत्रों पर अपने मम्मी पापा के जाली साइन करता था। किसने सोचा था कि मेरा कॉपी करने की टैलेंट इतना काम आएगी, क्योंकि वो मैनुअल वाकई में एक मार्शल आर्ट टेक्निक थी। इस बार तो मेरा लॉटरी ही लग गई। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, मिशन पूरा हुआ। तभी ब्रदर फेंग बोलता है, ब्रदर किन आपके लिए ये चांदी के बाद 5 सिक्के मैं उन दिनों बहुत ही खर्च करता हूँ, इसलिए मेरा बचत कम है। अगले महीने जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं आपको चांदी के 5 सिक्के फिर से दे दूंगा। ये सुनकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, 5 टेल्स ये तो बहुत ही ज्यादा होता है, मुझे तो आप बिग ब्रदर फेंग धनों का देवता लग रहा है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि पैसे बहुत ही बुरी चीज होती है, आप एक सच्चे मर्द होने के नाते उसे मना कर दो। ये देखकर हमारा एमसी बहुत ही कूल अंदाज में बोलता है, मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, मैं तो अपने बड़े भाई के साथ मित्रता की खातिर यहाँ पे मैनुअल कॉपी करने के लिए आया था, आपको मैं बहुत ही एडमायर करता हूँ। ये सब बोलकर बहुत ही तारीफ कर रहा होता है। तभी सिस्टम से आवाज आती है, सिस्टम भी बोलता है, आप तो सच में बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान है, इसलिए आपको 2 पॉइंट मिलता है। हमारा एमसी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। 2 पॉइंट, ये सभी मेरा फिजिकल फाउंडेशन पे लगा दो। एमसी सोचता है, ऐसे तो मैं नकल करने में बहुत ही तेज हो जाऊंगा और मेरा दिमाग भी तेज हो जाएगा। ब्रदर फेंग बोलता है, ब्रदर किन आप कितने नेक इंसान हैं,
मेरे पास पैसे की बहुत ही कमी है, लेकिन मैं आपको कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरे बहुत सारे सीनियर ब्रदर्स भी जो दूसरे हॉल में रहता है, उन लोगों को भी ये मैनुअल कॉपी करना पड़ता है। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा और इससे तुम हर महीने 100 सिल्वर टेल्स कमा लोगे। ये बोलकर वो वहां से जाने लगते हैं और बोलता है, चलो मैं जाता हूँ, जल्दी ही बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा। ब्रदर किन के साथ आप सर्वेंट हॉल में वापस चले जाओ और उनको करने के लिए कुछ आसान काम दे दो और मैं अपना होल हेल्थ में जाता हूँ। तुम्हें जल्दी ही मेरी तरफ से खुशखबरी मिल जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर और ब्रदर हो बोलता है, शुक्रिया बिग ब्रदर फेंग। अब सीन चेंज होता है अगले दिन का, जहाँ पे हमारा एमसी को वही आसान सा काम मिल गया था जो ब्रदर फेंग ने उसको दे दिया था। वो करने के लिए आ गया था। तभी ब्रदर हु बोलता है, ब्रदर किन, अब से तुम्हें ये खाना बनाने वाले लकड़ी की देखरेख करना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ी ले जानी है, बाकी समय तुम कुछ भी कर सकते हो। तभी सामने से कुछ बंदे बोल रहे होते हैं, ब्रदर किन, हम नाश्ते के लिए कुछ लकड़ियाँ ले जाने आए हैं। ब्रदर किन, आप यहीं पे रहकर लकड़ी का ध्यान रखना, हम ले जाने की काम करेंगे। हम ब्रदर हूँ, हमारा एमसी को बोलता है, ब्रदर ये काम तो बहुत ही आसान है ना, मुझे वापस जाना है, रात को मिलेंगे। एमसी भी बोलते हैं, रात को मिलेंगे। और दो कुछ देर बाद हमारा एमसी मन में सोचता है, क्योंकि मेरे पास बहुत खाली समय है, इसलिए मैं ग्रेट रिवर टेक्निक की प्रैक्टिस करता हूँ। लकीली मैं अपनी इस लो एप्टीट्यूड की बावजूद मैं अभी भी अपनी मेहनत की वजह से ग्रेट रिवर टेक्निक की मूल बात सीख सकता हूँ। अब हमें इस मनहुआ का कल्टीवेशन सिस्टम दिखाया जाता है। पहले सबसे कम आता है फास्ट और सबसे ज्यादा होता है सेवेंथ रियलम। सबसे पहले आते हैं रतन मत फिजिक, उसके बाद आते हैं टिकेट वुड फिजिक और उसके बाद आता है आयरन ट्री फिजिक। कल्टीवेशन पाथ में आगे बढ़ने के लिए आपको आयरन फिजिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के पास आयरन फिजिक जैसी बॉडी होती है। बहुत सारे लोगों की कल्टीवेशन तो फर्स्ट रियलम पे ही अटक जाते हैं और आयरन ट्री फिजिक के ऊपर सिल्वर फ्लावर फिजिक आता है। अगर मुझे सिल्वर फ्लावर फिजिक मिल जाएगा तो मैं कल्टीवेशन पे फास्ट रियलम से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। अगर कोई बहुत ही मेहनत करता है और उसको सीक्रेट टेक्निक और इलेक्जर मिल जाएगा तो वो थर्ड रियलम पे भी पहुंच सकता है। सिल्वर फ्लावर फिजिक के ऊपर आता है गोल्डन फ्लावर फिजिक। ऐसा शरीर होने से कल्टीवेशन पार्ट बदले पर चलने के समान हो जाता है। हेलन माउंटेन विला के लॉर्ड के पास भी एक गोल्डन फिजिक है और वो फिफ्थ रियलम पर पहुंच चुका है। गोल्डन फिजिक से भी अच्छा व्हाइट जेट फिजिक होता है, जो एक मिस्टिकल एग्जिस्टेंट है पूरे जेन्यू कंट्री में। ऐसा कहा जाता है कि जेट फिजिक केवल लेजेंडों के पास ही होते हैं। ग्रेट रिवर टेक्निक प्रैक्टिस करके मेरा मन बहुत ही शांत हो गया है। ये सामान्य बात है, जितना अधिक ग्रेट रिवर टेक्निक की नकल करेंगे उतना ही अधिक वो थका हुआ महसूस करेंगे। फिजिकल फाउंडेशन पे होने के बाद भी फास्ट रियलम मार्शल आर्टिस्ट कुछ और भी चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए ट्रू क्यूआई और बॉडी को प्योर करना जरूरी है। मेरा अभी ग्रेट रिवर टेक्निक सबसे नीचे है। ये सब सोचकर कल्टीवेशन से बाहर आता है। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है, ब्रदर गिन। ये सुनकर हमारा एमसी डर जाता है और बोलता है, अरे यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो ये आप हो। सिस्टम पे उसका प्रोफाइल ओपन होता है। वो बोलता है, लिटिल ब्रदर किन प्लीज मुझे बचाइए, मैं विनती करता हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, ठीक है पहले बैठ जाओ और मुझे धीरे धीरे बोलो। वो बुरे वाले बंदे बोल रहे होते हैं, ब्रदर किन मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। प्लीज आप ब्रदर को बोलो कि वो यंग मास्टर फेंग से बोले कि मुझे यहीं पे रहने दे, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और ये बोल के वो बुढ़ा आसपास देखने लगता है और हाथ में एक पीछे का बैग निकल के बोलता है, उस बैग में 200 टेल्स है, मेरी सारी जिंदगी की बचत। भाई किन तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी, बदले में ये पैसे रख लो। हमारा एमसी बोलता है, आप पैसे अपने पास रख सकते हो, बस मुझे याद दिला देना और मैं आपकी ओर से गवर्नर को बोल लूंगा। लेकिन बुढ़ा हमारा एमसी को हाथ में बैग देकर निकल जाता है और जाते जाते बोलता है, शुक्रिया लिटिल ब्रदर किंग, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी।
हमारा एमसी भी सोचता है ये बुढ़े तो बहुत ही तेज दौड़ता है। अब दिखाई जाती है कुछ देर बाद की सीन। हमारा एमसी हाथ में खाना लेकर खा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ब्रदर वो हमेशा मेरे साथ खाना खाता है, लेकिन आज वो क्यों नहीं आया। तभी पीछे से कोई बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना कि आज कोई मर गया। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है, क्या सच में गवरू मर गया। ये सुनकर हमारा एमसी शौक में चले जाते हैं और पीछे घूमकर उन बंदों से बोलता है कि आपके हिसाब से आज किसकी मौत हुई है। और वो बंदे बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि ब्रदर हु यंग मास्टर फेंग से मिलने गया था और आते वक्त उसकी मौत हो गई। मैंने सुना है कि उसके काले खून की उल्टी हो हुई और जमीन पर गिरकर मर गया। ये सुनकर हमारा एमसी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है, क्या यह हो सकता है कि मुर्गी का सिर सच में जहरीला होता है। तभी पीछे से एक अटैक आता है जो हमारा एमसी का सिर में लगता है। हमारा एमसी के आंखों के सामने एक अंधेरा छाया जाता है। फिर भी वो आंख खोल के बोलता है, कौन है साले। और वो मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है, किंजिंग तुम कमीने। लेकिन हमारा एमसी वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहीं पे आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर 4 को। चैप्टर की शुरुआत होती है सर्वेंट हॉल से। कुछ दिन बीत चुका है और हमारा एमसी अपने हाथों में एक पैसे से भरा हुआ बैग लेकर सोच रहा होता है, एक बार किस्मत खुल जाए तो उसे रोकना नामुमकिन है। गार्ड बनते ही मुझे सैलरी मिल गई। अभी भी कुछ समय बाकी है। मुझे ब्रदर हु को बुलाकर कुछ अच्छा चीज खाना चाहिए। तभी सामने ब्रदर हु आके बोल रहा होता है, ब्रदर किन, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे पता चला कि तुम यहीं पर हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोल रहा होता है, ब्रदर हु आप सही टाइम पर आए हो। मैं तो आपको ही ढूंढने की सोच रहा था। क्या आपने साओबाजी को देखा है, जिसके साथ मैं आमतौर पर पेट्रोलिंग करता हूँ, जो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। ये सुनकर ब्रदर हु भी बोल रहा होता है, साओबाजी वो तो वो रहा। तभी सामने से साओबाजी जा रहा होता है और हमारा एमसी उसको बुला लेता है और ब्रदर हो उसको बोल रहा होता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर वो बंदा बोल रहा होता है, मस्तर किन, मेरा गांव सालों से लुटेरों के कब्जे में है और इस पर तो महामारी भी आ चुका है। और उस महामारी में मेरी मम्मी पापा और बहन उन तीनों की मौत हो गई है। इसलिए मैं उन लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहा हूँ। और ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपने पास से एक पैसे से भरा हुआ थैला निकलकर बोल रहा होता है, इस बैग में तो तेल 200 सिल्वर टेल्स है, इसे ले जाकर अपने घर वालों का अच्छे से अंतिम संस्कार करना। ये सुनकर वो लड़का भी हमारा एमसी को बोल रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर गेन। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है, अपने गंदे पैसे दे दिए इसलिए आपको 1 पॉइंट मिलता है। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे भी ये लावलिंग का पैसा रखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उससे अच्छा तो यही होगा कि ये लड़कों को दे दो। सिस्टम भी बोल रहा होता है, क्या आप सच में अपनी सारी बचत दे दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ भाई हाँ। उसके बाद 6 बजे की कंधे पर हाथ रख के हमारा एमसी बोल रहा होता है, तुम्हारा जो मम्मी पापा को लेकर प्यार है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, चलो ये सब रख लो, मेरे पास अभी भी 2 सिल्वर टेल्स है। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, अरे यार मुझे तो अभी अभी सैलरी मिला था, मैं तो उस टेल्स का कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं अब ये पैसे ही दान कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाओगोजी को धक्का दे रहा होता है और वो जाओगोजी बोल रहा होता है, मास्टर किन ये आप नहीं कर सकते। लेकिन हमारा एमसी उसका बात ना सुन के उसको बोल रहा होता है, चलो जल्दी अपने घर में जाओ। तभी सिस्टम से आवाज आ रहा होता है, आपने उस बंदे को सिल्वर टेल्स देकर बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए आपको 3 पॉइंट मिलता है। और तभी वो बंदा वहां से चले जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर और गदर उसको जाते हुए देख रहा होता है। और हमारा एमसी गदर को बोल रहा होता है, मैंने सोचा था कि आज मैं आपको एक बढ़िया पार्टी दूंगा। ये सुनकर गदर भी बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल एक मामूली बात है, लेकिन लाओलियांग वाली उस दिनों की बात मुझे पता था कि तुम बहुत ही दुखी थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें किसी दूसरे इंसान की कभी भी मदद नहीं करोगे। ये सुनकर हमारा एमसी बोल रहा होता है, इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह का लोग होते हैं, कुछ बुरे लोगों की वजह से हम अच्छे लोगों के साथ तो बुरा नहीं कर सकते हैं ना। वैसे भी जब से मैं गार्ड बना हूँ तब से वो मेरे साथ ही रहता है और मेरा बहुत ही सेवा करता है और वो स्मार्ट भी है। मैं ऐसे बच्चे की हेल्प नहीं करूंगी तो और किसका करूंगा। और ये बातें बोल के हमारा एमसी और गदर उस बंदे को जाते हुए देख रहा होता है और तभी
वो बंदा पीछे मुड़ के चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर किंग, वैसे तो मेरा जीवन बेकार है, लेकिन फिर भी मेरे पास बस यही एक चीज है। मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर मैं इस जन्म में आपका कर्ज नहीं चुका पाया तो अगले जन्म में चुका दूंगा। ये सब वो रोते रोते कह रहा होता है। तभी उधर बदर हु भी हमारे एमसी को बोल रहा होता है, भाई इस बार तो इसको मदद करके अपने बहुत ही अच्छी काम किया है। हमारा एमसी भी बोल रहा होता है, हाँ ये सब छोड़ो, वैसे भी आप मुझे बोल रहे थे कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। ब्रदर हु भी बोल रहा होता है, हाँ मेरे लिए आपके पास एक अच्छी खबर है, चलो मैं रास्ते में जाते जाते आपको बता दूंगा। और ये सब बोल के वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और अब सीन सेंस होता है रात के वक्त। हमारा एमसी यंगस्टर फ्रैंक के कमरे में बैठा हुआ था और उसके सामने ढेर सारी किताबें थे। और यंगस्टर फ्रैंक बोल रहा होता है, ये सभी किताबें मेरी जूनियर और सीनियर ब्रदर का है, जो तुम्हें जल्दी से जल्दी कॉपी करनी पड़ेगी। ये सब देख के हमारा एमसी भी थोड़ा हैरान परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा एमसी खुश होते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बिग ब्रदर फ्रैंक की ऑर्डर जरूर पूरा करूंगा। बिग ब्रदर फ्रैंक भी बोलता है, हाँ तो फिर मैं तुम्हारी केयर करूंगा। अगर मैं इसी तरह से लिखता रहा तो मुझे बहुत देर लग जाएगी। शायद मैं अपने हाथों में ग्रेट रिवर टेक्निक के इस्तेमाल कर सकूं। मैं दूसरों का मैनुअल कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं ग्रेट रिवर टेक्निक को अच्छी तरीके से सीख सकूं। चलो ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं, मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। और ये सब सोचकर हमारा एमसी कॉपी करने लगता है और इतना जल्दी कर रहा होता है कि पेपर हवा में उड़ रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद दिखाई जाती है यंग मास्टर फैंग हाथों में पेपरों की ढेर लेके अपने ही एक नौकर से बोल रहा होता है, ये ढेर जूनियर ब्रदर उवांग का है और ये ढेर जूनियर ब्रदर ली का है। जल्दी जाओ और इन सभी सामानों को उनके पास पहुंचा दो और साथ में पैसे भी साथ में लेके आना। वो वंडा भी बोल रहा होता है, ठीक है यंग मास्टर। उसके बाद सीन चेंज होता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है, ये तो सच में काम करता है। टू गियोस की मदद से मैं इन सभी किताबों को बहुत तेजी से कॉपी कर पा रहा हूँ। तभी यंग मास्टर फेंग कमरे में आके बोल रहा होता है, बस हो गया, अभी यहीं पर रुक जाओ। तुम तो एक बार में ही 5 लोगों का काम कर रहे हो। बुक कॉपी करने के लिए तुम हर रात मेरे कमरे में आ सकते हो। ब्रदर किन, अब सचमुच में एक रेयर टैलेंट हो। वैसे मैं ज्यादा लोगों की तारीफ तो नहीं करता, लेकिन तुम उनमें से एक हो। और ये बोलकर यंग मास्टर फेंग हमारा एमसी को एक सिल्वर टेल्स दे देता है। हमारा एमसी वो सिल्वर टेल्स हाथों में लेके बोल रहा होता है, यंग मास्टर फेंग, अब जब मैं गार्ड बन चुका हूँ तो मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? ये सुनकर यंग मास्टर फेंग भी हंसते हुए बोल रहा होता है, क्योंकि ब्रदर इनको कुछ मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं बड़े भाई होने की नाते आपको मदद करता हूँ। आप सीन सेंस होता है कुछ दिनों की बात, जहाँ पे हमारा एमसी कल्टीवेट कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद अपने कल्टीवेशन से निकल के सिस्टम पैनल ओपन करके अपने मन में सोच रहा होता है, इन कुछ दिनों में बुक कॉपी करने से न कि मुझे ढेर सारी सिल्वर टेल्स मिले, बल्कि मेरा ग्रेट रिवर टेक्निक भी बिगिनर लेवल से माइनर अटेनमेंट लेवल पर पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि मुझे माउंटेन के नीचे जाकर मार्शल आर्ट स्कूलों में अपनी लाख आजमानी चाहिए। अब सीन सेंस होकर हमें दिखाई जाती है वो है टाउन, और हमारा एमसी यहाँ पे आ चुका था और अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह है, मैं तो पहली बार माउंटेन से नीचे आया हूँ। और तभी आसपास से कोई बोल रहा होता है, माफ करना सर, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? और तभी हमें दिखाई जाती है एक अमीर आदमी को, जो कि एक बूढ़े आदमी को बोल रहा होता है, निकल जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो बूढ़ा आदमी ही बोल रहा होता है, सर प्लीज ये 2 लड़कियों को खरीद लो, मेरे साथ रहेंगे तो ये दोनों भूखे ही मर जाएंगे। वो आदमी भी बोल रहा होता है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा था कि मैं तुम्हें एक स्टीम बॉन्ड दे दिया, लेकिन अब इन बच्ची को मुझे मत थोपो। वो आदमी भी बोल रहा होता है, सर प्लीज, सर प्लीज। तभी सीन चेंज होता है और हमारा एमसी को दिखाई देते हैं, जो कि एक स्टीम बॉन्ड की दुकान पर आ गया था और बोल रहा था, बॉस मुझे 2 स्टीम बन पेपर में पैक करके दे दो। तभी हमें दिखाई जाती है उस बुढ़े आदमी को, जो अपने दोनों बेटी को बोल रहा था, ये स्टीम बन तुम दोनों आधा आधा बांट लो, तुम्हारा बाप एक बेकार आदमी है जो कि कोई फसल नहीं उगा पाया और तुम लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दे पा रहा। वो दोनों लड़की भी बोल रहा होता है, पिताजी अब मत रो, अब मत रो। तभी हमारा एमसी साइड में झुक के बोल रहा होता है, आपके पास कागज के थैले में वंश के नीचे कुछ टूटी हुई संधि के सिक्के हैं, वापस लौट जाओ और इसका उपयोग खेती करने के लिए करो और ज्यादा शोर मत करना। ये सब देखकर वो आदमी रोने लगता है और उनके 2 बेटी उसको बोल रहा होता है, पिताजी अब ठीक हो ना,
और वो बुद्धा बोल रहा होता है, मुझे भगवान ने मदद किया है। वाइफ, क्या तुम देख रहे हो एक जीवित भगवान? तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपने एक परिवार को बचा लिया, इसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलता है। उसके बाद हमारा एमसी किसी और जगह पर आ जाता है। उसके आसपास के लोगों की हालत बहुत ही खराब थी। उन लोगों में से एक छोटी सी बच्ची बोल रही होती है, मैं गाना भी गा सकती हूँ और बेशर्मी से काम भी कर सकती हूँ। मैं अपने आप को पूरी जिंदगी के लिए बेच भी सकता हूँ। और उसके पास रहने वाला एक छोटा सा लड़का बोल रहा होता है, मेरी मम्मी बीमार है, मैं एक संधि के सिक्के के लिए मैं लड़ने को तैयार हूँ, कौन मुझसे लड़ना चाहेगा? और ये सब को लेकर सिस्टम में बहुत सारी मिशन आ जाता है। कुछ देर बाद हमारा एमसी सारे मिशन कंप्लीट कर लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, चलो मैंने बहुत सारी पॉइंट कमा लिए इस दुनिया में जहाँ हमेशा कमजोर ताकतवरों का शिकार बन जाता है। हम लोगों के लिए जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। अगर ब्रदरहुड को पता चल जाता कि मैंने उतने सारे संधि के सिक्के बांट दिए हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता। चलो ये सब छोड़ो, ये सब सोचकर वो सिस्टम से बोलता है, सिस्टम मेरे सभी पॉइंट को फिजिकल फाउंडेशन पे लगा दो। सिस्टम भी बोल रहा होता है, आपके पास मिनिमम 3 मार्शल आर्ट टेक्निक होना चाहिए, तभी आपका फिजिकल फाउंडेशन अपग्रेड हो पाएगा। ये सब देखकर हमारा एमसी बहुत ही दुखी हो जाता है और बोल रहा होता है, फक यार। और हमारा एमसी ये हरकतें करता हुआ कोई 2 बंदे ऊपर की कमरे से देख रहा होता है और एक बंदा बोल रहा होता है, बिग ब्रदर ये लड़का क्या अजीबोगरीब करते कर रहा है, शायद पागल हो चुका है। ये सुनकर वो दूसरा वाला बंदा भी बोल रहा होता है, क्या फर्क पड़ता है यार, इसके पास तो पैसे ही पैसे है, जब ये शहर से निकल जाएगा तो इसे हम पकड़ लेंगे। और यहीं पर आज की चैप्टर खत्म हो जाता है।